वर्धमान स्पेशल स्टील्स, इस स्टॉक पर नजर रखिएगा। कल भी हमने देखा था कि जो स्टील स्टॉक्स हैं, टाटा स्टील पर अच्छी रिपोर्ट आई थी, इसके बाद सभी स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला था। अब खास बात है कि इसके चार्ट में कुछ हलचल हो रही है, कुछ तो बढ़िया हो रहा है। पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो औसत से काफ़ी अधिक वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी है। हालांकि खास बात है कि हाइज तो लगा रहे हैं स्टॉक, लेकिन ऊपरी तरफ पर क्लोजिंग यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ऑफ हाइज एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन चार्ट बेहतर है और वॉल्यूम एक्शन बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। इसके चलते स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। और आखिरी स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक, और इस स्टॉक की भी काफ़ी बार हमने इस शो के माध्यम से चर्चा की हुई है। अब कल के सत्र में अगर आप देखें तो इंट्राडे बेसिस पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन जो क्लोजिंग अगर आप देखें तो बहुत छोटे से लेवल से पीछे रह गई, लेकिन बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर इंट्राडे लेवल पर देखने को मिले। बैंक निफ्टी का भी सेटअप काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ओवरऑल मार्केट का मूड मॉल अच्छा है, कल भी ठीक ठाक ही थी तेजी मार्केट्स में। आज भी अगर आप देखें तो 50-60 अंकों की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी आपको संकेत दे रहा है। तो सिटी यूनियन बैंक आखिर में इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, आखिरी के 2 में आज जिनकी बोर्ड मीट्स हैं, अब सब बाजार को पता है, ऐसा कुछ नहीं कि आज कोई सरप्राइज है, पर आज रडार पे रखेंगे। इन ग्रीन लेके जा रहा हूं, डिपेंडिंग बोर्ड मीट का आउटकम कैसा होगा, स्टॉक की चाल वो डिफाइन कर रहा होगा। ऑलरेडी दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है इन एंटिसिपेशन। फेडरल बैंक आज फंड रेजिंग करना चाहता है, शेयर इश्यूएंस के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। बोर्ड मीट है, काफी अटकलें लगी हुई हैं कि ये आएंगे भाई साहब, वो आएंगे, मिनॉरिटी स्टेक ये खरीदने जा रहे हैं, वो खरीदने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं आउटकम इवेंचुअली, इसलिए रडार पे रखेंगे। अभी फंड रेजिंग और कोई इन्वेस्टर आ रहा है, इन ग्रीन ही कर दिया है मैंने। दूसरा रडार पे रखिएगा ये ई क्लार्क सर्विसेज को, ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक भी है पिछले कुछ दिनों में, कल नहीं आज बोर्ड मीट है, रिजल्ट्स आने थे। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने कह रखा है कि हम भी एक बायबैक कंसिडर करने जा रहे हैं, तो इसीलिए इन ग्रीन रखा है। पर आप सिर्फ वॉच लिस्ट में रखिएगा। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप। ओएनजीसी क्रूड में जिस प्रकार से सर्ज देखने को मिला है, डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट है। फेडरल बैंक फंड रेजिंग पर बोर्ड बैठक है। फिनिक्स मिल्स, वर्धमान स्पेशल स्टील्स और सिटी यूनियन बैंक, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आएगी, ये सिर्फ ध्यान रखिएगा रडार पे कौन से स्टॉक्स रखने हैं वो मेंशन है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का अनाउंसमेंट के बाद कोई कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच, बीईएमएल और लार्सन एंड टूब्रो। खबरों के बीच हीरो मोटोकॉर्प और सिप्ला, पोकरना और ओला इलेक्ट्रिक। अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक कल बोर्ड मीट, फेडरल बैंक, ई क्लार्क सर्विसेज आज बोर्ड मीट शेड्यूल, उससे पहले इन ग्रीन रखे ये काउंटर्स। अगर तो आप गिफ्ट निफ्टी पे ट्रेड कर सकते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप गिफ्ट निफ्टी पे ट्रेड करते हैं 400 पॉइंट का गैप अप ना, देखिए चाहे कोई भी रीजन हो, कहीं का भी रीजन हो, कुछ भी रीजन हो, 400 पॉइंट का गैप अप एक आपके लिए लॉटरी है। अक्टूबर ट्रेंडिंग महीना होता है और ये ट्रेंडिंग महीना ही साबित हो रहा है आज। लेकिन एक चीज हो सकती है, ऊपरी स्तरों पर तो मुनाफा वसूली आ सकती है। आपका व्यू अगर तो आप 23-24 हज़ार से लॉन्ग है, फिर तो कोई डरने की जरूरत नहीं, फिर तो आप बस कैरी करिए। और अब तो वो 27,272 नहीं, मैं जो मुहूर्त वाले दिन में मैंने मेंशन करा था, उससे पहले भी मैंने मेंशन करा था, 1 साल का अगर आपका व्यू तो 30,000 का आप व्यू लेकर चलिए। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर आज चलने वाला है, वो है आईटी। 3 रीजन है। इन्फोसिस के फाउंडर्स ने कहा है कि वो शेयर बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। शेयर बहुत नीचे है, 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे है। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा में एक हल्का सा रोल बैक करा है, तो आज मुझे लग रहा है आईटी सेक्टर शायद लीड करे आज मार्केट की तेजी को, कि अब बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग करें, जबकि बैंकों के नंबर शानदार आ रहे हैं, क्योंकि हमने बैंकों में कब से लॉन्ग पोजीशन कैरी कराई है। हम अब मार्केट में इस समय जिन्होंने 54,000-55,000 पर लॉन्ग कैरी किया था, अब उनके पास मौका है। 4,500-5,000 पॉइंट की रैली एक महीने में मिल रही है। अच्छे से, तमीज से, तहजीब से प्रॉफिट बुक करने का समय। आईटी, फार्मा और टैरिफ, इन पर फोकस करिए। ये कल का अपडेट ना भी दिखाते तो भी याद था, बिल्कुल सटीक था। कल सुबह चर्चा हो रही थी कि अगर बहुत बढ़िया गैप अप हुआ, ऐसा भी नहीं है कि 200 पॉइंट का गैप अप मिला था शुरुआत में, और हम कहां तक गए थे, 26,100 के आसपास पहुंचते हुए नजर आए थे भारतीय बाजार। बढ़िया गैप अप में मुनाफा बांधे, ये चर्चा हुई थी।
निफ्टी बैंक नहीं चलेगा, लेकिन निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बिहेवियर अलग अलग होगा। ये बात हुई थी कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक अब ठंडे पड़ेंगे। इवन ये बात हुई थी एक्सिस बैंक चमकता हुआ नजर आएगा बाकी बैंकिंग पैक के साथ साथ। वैसे ही ब्यूटीफुली स्क्रीन कल प्ले आउट हो रही थी। एचडीएफसी बैंक फ्लैट, आईसीआईसीआई बैंक लाइए दबाव के साथ कामकाज हो रहा था। एक्सिस मैसिवली आउट परफॉर्म कर गया इन सबको। और क्या बात हुई थी? आईटी वो पॉकेट है जो आज बिल्कुल इन्फोसिस की चर्चा हुई थी, आईटी दिग्गजों की चर्चा हुई थी, आईटी एज अ सेक्टर की चर्चा हुई थी। बढ़िया रहा कल वो सारी कमेंट्री। मुनाफा बांध लेना, सही समय पे बांध लेना, बच गए, क्योंकि सेकेंड हाफ अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग भारतीय बाजारों में आई। पर इस सेकेंड हाफ भी नहीं, आखिरी के 2 घंटे जो हुआ, इसको आप कैसे देख रहे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं नॉर्मली ज़्यादातर एक जिसे कहते हैं ना, कुछ फेसलेस और कुछ नेमलेस ट्रोल्स होते हैं, उनको मैं नॉर्मली जवाब नहीं देता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ बहुत ज़्यादा जब लिमिट क्रॉस होती है और कोई लॉजिक के बिना होती है, तो मैं कई बार एक बार इस चीज़ का जवाब देता हूँ। इसके लिए हमने और कोई रीज़न नहीं था। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं आपको आशीष, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि गिफ्ट निफ्टी की चाल के से थोड़ा सा अलग मार्केट की ओपनिंग हुई है। और ये हमने कल सुबह भी कहा था कि गिफ्ट निफ्टी कई बार बहुत ज़्यादा आपको एक मुंह दिखा देता है। और जो हमने बात की कि कोई भी रीज़न हो, कैसा भी रीज़न हो, कुछ भी रीज़न हो, अगर कोई मार्केट इतना बड़ा आपको गैप अप दे रहा है, तो एक तो प्रॉफिट बुक करिए और दूसरा उसको चेज मत करिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर सही भी पड़ता तो हमने एक व्यू लिया था कल कि खुलते ही मुनाफा वसूली करें। ये तक कहा था हमने कि अगर कुछ लोग कर सकते हैं गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं तो आप अपनी पोजीशन को बुक करिए, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली 400 पॉइंट का गैप अप था। और एक चीज़, अगर कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती तो उसमें खैर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। 30,000 का टारगेट मेरा कल का नहीं था। कल मतलब बहुत लोग एक चीज़ को लेकर घूम रहे थे कि 30,000 का टारगेट, अरे 30,000 का टारगेट, और ये मेरा अकेले का टारगेट नहीं है। 30,000 का टारगेट उस दिन हमने रामदेव जी से बात की थी, उनका भी था, और भी रिदम देसाई से हमने बात की थी, उनका भी। अगर आप देखें सेंसेक्स का 1 साल का बड़ा व्यू है, 1 लाख का सेंसेक्स का टारगेट है उनका। तो ये 30,000 का टारगेट एक साल का था। और आई थिंक जिनको अब इस चीज़ की समझ नहीं है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनको समझ है उनको ऑब्वियसली उन्हें पता है कि जो हमने कल व्यू लिया था वो क्या था। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हमने मार्केट पर पॉजिटिव व्यू तब लिया था जब हर कोई बेरिश था। आपको याद होगा वो जब हम 23,500 के करीब थे, उसके बाद से लगातार पॉजिटिव व्यू था। कल भी अगर आप देखें तो एफआईएस की मैसिव शॉर्ट कवरिंग हुई है। और ये नज़रिया मेरा यही है अभी भी कि या तो अक्टूबर सीरीज़ में ही अभी भी चांस है, वरना नवंबर सीरीज़ में मार्केट में ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। और एक चीज़ जो कल हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब रीज़न है, अब मैं कुछ देर में डिटेल में दोबारा समझाना चाहूँगा कि क्यों बैंक निफ्टी हायर लेवल पर अब स्ट्रगल कर सकता है। उसके चांसेस थे, तर्क के साथ हमने बात की थी कि क्यों अंडर परफॉर्म कर सकता है बैंक निफ्टी। क्योंकि देखिए, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ साफ साफ, जो 90 to 95% जो हमारे व्यूअर्स वगैरह हैं वो सब इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ 4-5% जो ट्रोल है, जैसे कहते हैं थोथा चना बाजे घना, वो ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं नॉर्मली नॉइज़ को इग्नोर करता हूँ, लेकिन आज सोचा थोड़ा उसका जवाब दे दूँ, क्योंकि देखिए हम सिर्फ एक मकसद के काम करते हैं, हमारे CNBC आवाज़ के दर्शकों की कमाई, वो सबसे ऊपर है। बाकी सब चीज़ें ना, ये सब आती रहती हैं, और बाकी इस इंडस्ट्री में 22 साल हो गए, तो इसके लिए ये सब चीज़ें हमें पता है कि ये सब चलता रहता है। बट लेकिन हाँ, कल जो हमने बात की थी, मोर और लेस हम कहेंगे कि ऑलमोस्ट मार्केट का बिहेवियर वैसा ही रहा था। बिल्कुल सच है। आएंगे आज डिटेल में, अब इस फ्राइडे सेशन की भी बढ़िया सी तैयारी कर लेंगे। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हरे में, ये कह लीजिए पॉजिटिव शुरुआत हो रही होगी हमारे भारतीय बाजारों की आज शुक्रवार के दिन। तो समीकरण बैठ कैसे रहे और रणनीति होगी क्या, इस पर आगे बातचीत। पहले सुबह की टॉप हेडलाइंस। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्राइडे मॉर्निंग मुनाफे की तैयारी की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत, हालांकि कैश में एफआईएस की बिकवाली, लेकिन एफएनओ में जोरदार खरीदारी। लॉन्ग शॉर्ट रेशो 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा।
गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर। एशिया मैक्स यूएस मार्केट में भी दिखी कल मजबूती। रूस की रिफाइनरी पर अमेरिकी प्रतिबंध से कच्चे तेल में उबाल, 2 हफ्तों की ऊंचाई पर भाव। ब्रेंट $65 के पार। वहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से कल 2% चढ़ा सोना। डिफेंस शेयरों में आज दिख सकता है तगड़ा एक्शन। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट खरीदने को दी मंजूरी। भारतीय सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम समेत कई उपकरणों की खरीद पर लगी मुहर। ट्रेड डील को लेकर कॉमर्स मंत्री का बड़ा बयान। कहा अमेरिका के साथ बातचीत जारी, जल्द ही एक फेयर और बेहतर डील का ऐलान संभव। अमेरिकी फार्मा कंपनी एलाई लिली की वजन घटाने और टाइप 2 डायबिटीज की दवा बेचेगी सिप्ला। नए ब्रांड के तहत दवाओं की बिक्री के लिए हुआ करार। दूसरी तिमाही में उम्मीद के मुताबिक रहे कोलगेट के नतीजे। मुनाफा 17% गिरा, आय पर भी 6.25% का दबाव। हालांकि 30.5% के साथ स्टेबल रहे मार्जिन्स। आ जाएंगे 2 निफ्टी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज और एसबीआई लाइफ के नतीजे। फ्लैट रह सकता है डॉक्टर रेड्डीज का मुनाफा, मार्जिन पर दबाव संभव। साथ ही कुफोज और एसबीआई कार्ड के नंबर्स का भी रहेगा इंतजार। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब आज के क्यूज की बात करते हैं आशीष। आज ना मार्केट के लिए 3 तरीके के क्यूज हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ओके। तो बेसिकली बुल्स के लिए, बेयर्स के लिए और न्यूट्रल्स के लिए, तीनों के लिए कुछ ना कुछ है। तो पहले बात करते हैं आज के पहले फर्स्ट लाइन प्ले कर दीजिए प्लीज, कि आज के संकेतों में अच्छा क्या है। Okay. उसके बाद आएंगे इन सब क्यूज पर। नहीं, मैं जो बात कर रहा था कि बुल्स और बेयर्स दोनों के लिए कुछ अच्छा है, तो वो मैं लाइन चाह रहा था। चलिए कोई बात नहीं। अब बुल्स के लिए क्या अच्छा है ये बात कर लेते हैं। एफआईएस की इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बड़ी वाली खरीदारी है। ओके। अगर आप देखें इंडेक्स में करीब 4650 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 8100 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी है। तो कुल मिलाकर फ्यूचर्स में करीब 12800 करोड़ की आज कल के उसमें खरीदारी है। और एक ही दिन में अगर आप देखें तो 23,000 से ज़्यादा नेट शॉर्ट बेसिकली सिस्टम में कवर हुए हैं। और एफआईएस का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो आशीष वो बढ़कर करीब 24% पर आया है। और जुलाई के बाद ये सबसे बेहतर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। कुछ देर में आपको एक बाइट सुनाएंगे हम, क्योंकि ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। जो इंडो यूएस ट्रेड डील पर कॉमर्स मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है, आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। पीयूष गोयल जी ने कहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर, थोड़ी फुटेज चला दीजिए उनकी, अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और दोनों देशों के बीच में बातचीत अच्छी चल रही है। और जल्दी उन्होंने कहा है कि एक बेहतर और एक बराबरी वाली ट्रेड डील की एक बेसिकली एक उम्मीद रहेगी। तो ये कुल मिलाकर अब तक जो क्यूज़ हैं आपके पॉजिटिव साइड के। नेगेटिव साइड पर आज 2 क्यूज़ हैं। नेगेटिव साइड पर पहला क्यू है एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली है करीब 1166 करोड़ की, और क्रूड में ज़ोरदार तेज़ी है। इनफैक्ट कल भी एक स्लाइटली नेगेटिव था हमारे लिए, और इसको अगर आप जोड़ दें उस बात से कि अब हम रशिया से क्रूड कम करेंगे, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव है एक मैक्रो के लिए, क्योंकि 2 दिन में हम $60 से 65 साढ़े 65 तक पहुंच चुके हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक आपके लिए नेगेटिव क्यू। तो 2 नेगेटिव क्यू हैं और 3-4 पॉजिटिव क्यू हैं। अब आते हैं कुछ न्यूट्रल क्यूज़ पर जिन पर मार्केट की नज़र रहेगी। सबसे पहला फेडरल बैंक। आज फेडरल बैंक की फंड जुटाने पर बोर्ड मीटिंग है, तो उस हिसाब से वो ना सिर्फ फेडरल बैंक बल्कि बाकी के सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सेकंड टियर के जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन पर आज आप फोकस रखिए। आज और कल अर्निंग्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आज और कल इसलिए कह रहा हूँ, मंडे को हम रिएक्ट करेंगे इन पर। एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज और कोफोज, इनके नंबर्स आने हैं, और कल कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आने हैं। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये आप कुछ क्यूज़ हैं। तो बेसिकली जो लाइन नहीं बनाई गई है वो मैं बता देता हूँ आपके लिए कि आज के जो क्यूज़ हैं उनमें बुल्स और बेयर्स दोनों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा है यहाँ पर। जिसको जैसे देखना है वो वैसा देख ले, दोनों के लिए इंटरेस्टिंग। तो ऐसे में और ज्यादा जरूरत है कि कोई गाइड कर दे आज के सेशन में करना क्या है। दोनों तरफ के क्यूज हैं, किसका पलड़ा भारी है उस पर अपन अभी आते हैं, बातचीत करते हैं, टिल्ट रखते हैं। आपने बात छेड़ी थी निफ्टी बैंक की, अलग से चर्चा करूंगा।
यही कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा है कि बैंक्स चल रहे हैं पर निफ्टी बैंक नहीं चल रहा है। अब कल भी निफ्टी बैंक के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से मेरे ख्याल से 9 इन ग्रीन बंद हुए, उसके बावजूद निफ्टी बैंक नहीं चल गई। बिल्कुल, ऐसा क्यों? देखिए, कल भी बहुत लोगों ने सवाल पूछा, और कल मैं जब इवनिंग वॉक पे जा रहा था वहां पर भी मुझे कई लोगों ने सवाल पूछा था कि अनुज जी, बैंक्स चल रहे हैं सारे के सारे, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है। और कल भी हमने एक ये व्यू लिया था कि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करिए, ऐसा क्यों? इसका एक सिंपल और आसान जवाब है, वो है बैंक निफ्टी का कंपोजिशन। बैंक निफ्टी इंडेक्स ही ऐसा है। और एक बात बताऊं मैं आपको, जिन लोगों ने ये चीज़ समझ लेना, बैंक निफ्टी के कंपोजिशन के हिसाब से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना, उन्हें ज़िंदगी में और कुछ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अगर बैंक निफ्टी को स्मार्टली ट्रेड कर लेगा ना, बहुत पैसा बन जाएगा। HDFC बैंक और ICICI बैंक का कुल वेट दोनों स्टॉक्स का मिलाकर है 53%, करीब करीब 28% आई थिंक ICICI बैंक, HDFC बैंक का, 25% करीब करीब ICICI बैंक का है। 53% इन दो स्टॉक्स का वेट है। बैंक निफ्टी टेक्निकली अगर आप मुझे पूछे तो इंडेक्स नहीं है। बैंक निफ्टी एक तरीके से एक दो स्टॉक्स का एक बस वो है, दो स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा बैंक निफ्टी का। ये निफ्टी जो है ना, निफ्टी रिफ्लेक्ट करता है आपको काफ़ी हद तक भारत की पूरी एक इकोनॉमी को। बैंक निफ्टी अनफॉर्चुनेटली हमारे बैंकिंग सिस्टम को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जब इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो, जब फेजेस आते हैं जिसमें NPA साइकिल वगैरह बढ़ती है, तो उसमें आपका मतलब आधा बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है, मतलब आधे बैंक्स बुरी तरीके से पिट रहे होते हैं, फिर भी बैंक निफ्टी चल रहा होता है। फिर एक फेज आता है जिसमें आधे से ज़्यादा बैंक्स चल रहे हैं, 80% बैंक्स चल रहे हैं, क्योंकि 12 कंस्टिट्यूएंट है, 2 स्टॉक नहीं चल रहे हैं, लेकिन 10 स्टॉक चल रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं चलता है। तो एक कहीं ना कहीं एक कंपोजिशन में लेकर, ये बात मैंने पहले कई बार रेज की है कि बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन को लेकर, वेटेज को लेकर, हालांकि एक्सचेंजेस ने काफ़ी हद तक इसको वो किया, उन्होंने कैप किए हैं वेट्स, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब 2 दिन से देखिए आप, हालांकि HDFC बैंक अभी भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन दोनों के नंबर्स खराब थे, ICICI बैंक के नंबर्स भी अच्छे थे, लेकिन 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पर आने के बाद अब लोगों को जगह नहीं दिख रही है ICICI बैंक में, और इसके लिए पैसा जो है ना, वो इस समय 2 तरीके के बैंकों पर जा रहा है। 2 कैटेगरी के बैंक्स हैं इस समय जहां पर मार्केट का फोकस है। उसमें नंबर 1 है SBI की अगुवाई में PSU बैंक्स, क्योंकि यहां पर सारे के सारे बैंकों में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है और ग्रोथ आ रही है, अच्छी ग्रोथ आ रही है, डबल डिजिट लोन ग्रोथ दे रही हैं कंपनियां। बात हो रही है कि आगे जाके कंसोलिडेशन भी हो सकता है PSU बैंकों में। और दूसरा है टियर 2 वाले प्राइवेट बैंक्स, जिसमें मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक नैरेटिव शिफ्ट हुआ है, और ये हुआ है, ये फैक्ट है कि देखिए 2 बैंकों को डील मिल के मंजूरी मिल चुकी है, येस बैंक को और RBL बैंक को। येस बैंक तो खैर अलग केस था, RBL बैंक में भी मेरा मानना है कि RBI वो अप्रूवल दे देगा कि वोटिंग राइट जो कैप है उसको शायद हटाने की बात होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मन बन चुका है अब कि हमें 2-3 फॉरेन बैंक्स चाहिए जो हमारे थोड़े से स्ट्रगलिंग बैंक्स को एक्वायर कर लें। तो उससे होगा क्या, सेकेंड ईयर प्राइवेट बैंकों में एक वापस जान फूंकी गई है। क्यों स्टॉक जैसे अब जैसे RBL बैंक का 3 महीने का चार्ट देखिए। बंधन बैंक क्यों चल रहा है 1 हफ्ते से? अगर आप सारे प्राइवेट बैंक्स देखें, सबसे ज़्यादा दिक्कत में कौन सा बैंक रहा है? बंधन बैंक। क्यों बंधन बैंक कल इस तरीके से चला? क्योंकि अब एक उम्मीद है कि अब आगे जाकर ये पिटे हुए बैंक्स जो है ना, इनमें कोई ना कोई आके स्टेक ले लेगा। ये IDFC फर्स्ट बैंक देख लीजिए आप, किस तरीके से चला है पिछले कुछ दिनों में। ठीक है, कल का चार्ट दिखाइए बंधन बैंक का प्लीज, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा चला था बंधन बैंक, कल या परसों 3-3.5% ऊपर था। तो ये देखिए, अब आप देखिए इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, इन्होंने गिरना बंद करा है। तो आज फेडरल बैंक की बोर्ड मीटिंग है, इस पर नजर रखिए। बात हो रही है कि वो 10% स्टेक किसी एक एंटिटी को देंगे, हालांकि ब्लैकस्टोन ने मना किया है। बात हो रही थी कि शायद ब्लैकस्टोन और ब्लैक रॉक में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया लोगों को, तो उस वजह से, लेकिन आज जो भी है उनको वो एक शायद एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देंगे किसी एक बड़ी एंटिटी को। सेकेंड टीयर प्राइवेट बैंक्स में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। आप देखें, क्योंकि इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है ना, इकोनॉमी इंप्रूव होगी, अपने आप आपके NPA इंप्रूव हो जाएंगे। तो बंधन बैंक, RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, AU बैंक, ये क्यों चल रहे हैं? ये इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि अब यहाँ पर एक होप ट्रेड है, और ये सारे के सारे बैंक्स जो है ना, वैल्यूएशन के हिसाब से एक कंफर्ट में। AU को छोड़ दें तो AU अलग तरीके का बैंक रहा है। AU ने मतलब AU ऑल टाइम हाई पर है, वो वायदा का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा भी है, तो उसके लिए AU थोड़ा सा एक अलग कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन AU का 1 साल का चार्ट और दिखा दीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें और बाकी जो सेकेंड टियर बैंक्स हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो उस हिसाब से एक्सिस और इंडसइंड 2 और एग्जाम्पल है जहाँ पर हर गिरावट में बाइंग आ रही है। तो ये मार्केट, ये एक रीज़न है कि आपके 12 में से 10 बैंक्स चले फिर भी बैंक निफ्टी नहीं चला। ये उस सवाल का जवाब होगा।
ये है वो बढ़िया सा जवाब, क्यों बैंक्स के चलने के बावजूद वो बैंक निफ्टी मूव नहीं कर रहा। ये कल भी बातचीत हुई थी, कल वैसे ही स्क्रीन प्ले आउट हुई थी और आज बढ़िया सा जस्टिफिकेशन उसका। अब आइए आज के बेहद इंटरेस्टिंग सेगमेंट, वो चार्ट जीपीटी। डॉक्टर साहब जरा स्टिंग किया, आज कौन सी थीम्स, कौन से स्टॉक्स रडार पे इस सेगमेंट में? हाँ, आज चार्ट जीपीटी में काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है और अरे सबसे पहले एयू बैंक ही है बाय चांस, क्योंकि हमने सुबह सुबह बात भी की थी इसकी, लेकिन शानदार ब्रेकआउट है एयू बैंक में। आई थिंक बैंकों में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। आप कोई भी किसी भी लेवल का चार्ट देख लीजिए, वीकली चार्ट पर एक शानदार ब्रेकआउट, एक 2.5 साल के चैनल का ब्रेकआउट, 2 हफ्ते से 20 हफ्तों के औसत से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पर और ऑल टाइम हाई पर स्टॉक, तो नो कंप्लेंट्स। आज ओएनजीसी पर नज़र रखिएगा आप, क्योंकि क्रूड भागा है और आई थिंक इस पर किसी की नज़र नहीं गई है अब तक, बहुत क्वाइटली, लेकिन इसने एक चैनल का ब्रेकआउट दिखाया है और क्रूड में एक मीनिंगफुल ब्रेक जंप आया है, 60 का जो 65 हुआ है और ये 15 महीने का एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। आशीष, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मुझे लग रहा है काफ़ी फेवर में आपके, और क्रूड में जो उछाल है वो कंपनी के लिए बड़ा पॉजिटिव है। इवन ऑयल इंडिया पर भी नज़र रखिएगा। BEL बिग स्टॉक्स में भी है हमारे, लेकिन BEL में हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं। 5 दिनों से इसने हायर हाई और हायर लो बनाए हैं। 20 डेमा के सपोर्ट से बाइंग है, 6 दिनों से FNO में लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट कवरिंग है, इस वजह से रेडार पर रहेगा। HDFC बैंक, भले ही मैंने ये बात कही है कि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन टेक्निकली प्योरली क्लोजिंग बेसिस पर हायर हाई और हायर लो बना रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग PSU बैंक है इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक मुझे याद है हम लोगों ने पिक किया था जब ये इसने 700 रुपये के करीब का अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद से ये स्टॉक रुका नहीं है। देखिए किस तरीके से, और ये एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी स्टॉक्स मल्टी ईयर कंसोलिडेशन के बाद न्यू हाई लगाए ना, आप उनमें लॉन्ग हो जाइए, उनमें डरिए मत फिर, क्योंकि उसके बाद वो स्टॉक्स इस तरीके से भागते हैं। तो ये इंडियन बैंक है एक और स्टॉक जो रेडार पर रहेगा। और फाइनली एक और स्टॉक जिसमें रिवर्सल के फर्स्ट साइन दिखे कल, TCS काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है, और कल अगर आप देखें, और TCS का मंथली चार्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब अगले हफ्ते ये मंथली चार्ट कंप्लीट करेंगे। ये जो 100 वीक मूविंग एवरेज है और जो एक कोविड के टाइम से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है ना, उसका सपोर्ट है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली बार जब इस सपोर्ट पर आया था TCS ने 40% की रैली दिखाई थी, मैं ये नहीं कह रहा कि TCS ने 40% भागा, क्योंकि लोगों को आदत है तोड़ मरोड़ कर पेश करने की, लेकिन एक उस जोन में है और वैल्यूएशन कंफर्ट है। 4% की डिविडेंड यील्ड आ गई आज की डेट में TCS जैसे स्टॉक में, लार्ज कैप स्टॉक में। शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर, इस वजह से ये एक और स्टॉक है जो मेरे रेडार पर आया। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अच्छा एक और स्टॉक रह गया डिक्सन। एक बार डिक्सन का चार्ट लेकर आइए। वीक स्टॉक्स में एक है डिक्सन, काफ़ी वीक है, और 27 जुलाई के बाद 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज दिया है और डिलीवरी वॉल्यूम से काफ़ी हाई है। यहाँ पर कुछ डी रेटिंग हो रही है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप इन चार्ट्स के बेसिस पे कोई भी बाय या सेल की ट्रेड ले रहे हैं, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लीजिएगा। ये बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये है आज के बेहतरीन चार्ट जीपीटीज। एयू बैंक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ONGC अच्छा मूव्स बनते हुए बढ़िया बाएंगे, और ऊपर से कच्चा तेल $65 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ, चाहे तो साथ में ऑयल इंडिया भी रेडार पर रखें। BEL हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, आगे और डिस्कशन कर लेंगे, खबरों में भी ये काउंटर है। HDFC बैंक ये भी हायर हाई हायर लोज बना रहा है। इंडियन बैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सरकारी बैंक, कई बार चर्चा हुई है, रखिए रेडार पे। TCS इंटरेस्टिंग है, ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी पर है, रिवर्सल की कोशिश करता हुआ इसीलिए, और डिक्सन टेक इकलौता, बाकी सब में बायस पॉजिटिव था, इसमें थोड़े से कंसर्न्स माउंट होते हुए चार्ट्स पे काफी वीक नजर पड़ता है। रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सारे के सारे स्टॉक्स, और क्यों रेडार पे वो भी समझा दिया। आज के समीकरण, मैंने कहा था पॉजिटिव स्टार्ट, हालांकि सुबह से अब तक जैसे से समय निकल रहा है, मामला थोड़ा सा और ठंडा हो रहा है गिफ्ट निफ्टी का। भाई सुबह तो 60 पॉइंट के आसपास की गैप की बात हो रही थी, अभी 20-25 पॉइंट ही रह गया है। लार्जली कह लीजिए फ्लैट ओपनिंग की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। एशिया बढ़िया है, सारे के सारे मार्केट्स मजबूत हैं। अब से कुछ ही मिनटों पहले जापान का CPI आया है, इंच अप कर रहा है, पर सारा एशिया बढ़िया ट्रेड कर रहा है। प्लेट फ्लिप होगी तो यूएस का हैंडओवर दरअसल अच्छा है। कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/4% दबाव में थे,
एक्चुअल सेशन में तीनों बेंचमार्क्स हरे निशान में, तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो जहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स को 3:30 बजे, उससे कहीं ऊपर आज सुबह कामकाज कर रहे हैं। शायद इसीलिए एशिया और शायद इसीलिए हमारा गिफ्ट निफ्टी भी इन ग्रीन ही नजर आएगा। यूएस में कल के सेशन की हाईलाइट थी बस कि वो बाइंग इमर्ज हुई और लार्जली वो टेक रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। कोई वो ओरेकल हो, कोई अमेजॉन हो, इवन टेस्ला नंबर्स के बाद पस पड़ा था तो कल बाउंस बैक कर गया। तो इन सब स्टॉक्स के चलते आपने देखा नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस था, जनरल मूड ठीक था, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं था। आज शाम इंपॉर्टेंट है, आज शाम हमारे टाइम के हिसाब से 6 बजे यूएस का सीपीआई प्रिंट आना है। आना महीने की शुरुआत में था, आ नहीं पाया क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन था। बस ये एक इकलौता आर्थिक आंकड़ा है जो वो लोग लेकर आएंगे, उसके बाद फिर कामकाज ठप हो जाएगा। पिछले अगस्त महीना का जो सीपीआई आया था वो था 2.9% पे। अब इन सब टैरिफ वैरिफ के बीच में वो एक्सपेक्टेड तो है कि स्लाइटली बढ़ रहा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो दुनिया नजर रखी है, प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग साहब की इस महीने के एंड में 30 अक्टूबर को साउथ कोरिया में मुलाकात होनी है। यह पहली मुलाकात फिजिकली होने वाली है 2019 के बाद, 6 साल बाद दोनों आमने सामने आएंगे। और उसी के चलते आज मलेशिया में दोनों की टीम्स मुलाकात करने जा रही हैं। 3 दिनों की बैठक होनी है ताकि ग्राउंड तैयार हो जाए उस ऑल इंपॉर्टेंट मीट के लिए। उस मीट से पहले ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टेटमेंट तो आया है, वील कम आउट वेल एंड एवरीवन इज गोइंग टू बी हैप्पी। अब देखते हैं क्या निकल के आता है। दूसरा जो शटडाउन की बात करी मैंने, इन्फ्लेशन का प्रिंट तो आ रहा होगा लेकिन कोई वो मामला सुधरता हुआ नहीं। ये चौथा हफ्ता खत्म होने आ रहा है, शटडाउन कंटिन्यू कर रहा है। कल एक बिल पास करने की कोशिश हुई थी कि एटलीस्ट जो वर्कर काम करने आ रहे हैं उनकी तनख्वाह दे दी जाए, वो बिल भी गिर गया। तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में कोई सहमति नहीं है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। क्यूज के हिसाब से कच्चा तेल $65 के ऊपर कल 3:30 बजे छोड़ा था, आज भी 65 के ऊपर ही है। रशिया पे एक्स्ट्रा सैंक्शन लगने के बावजूद वो 65 के ऊपर कंटिन्यू कर ही रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है लेवल्स पे। हाँ, गोल्ड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये जब सैंक्शन अतिरिक्त लग रहे हैं, डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट हुआ और थोड़ा सा बाउंस बैक आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ऐसी इकरा की रिपोर्ट आई कल, अपनी रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि अगर हमें रशियन ऑयल को, क्योंकि अब नैरेटिव ये है कि रशियन ऑयल को रिप्लेस करना है, हमें खुले बाजार से खरीदना होगा। इकरा का गणित कहता है अगर हमें अपने रशियन ऑयल को मार्केट प्राइस क्रूड से रिप्लेस करना भी है तो हमारा इंपोर्ट बिल शायद 2% से कम बढ़ रहा हो। पर उस रिपोर्ट पे आई होगी मेरे ख्याल से 61, 62, $63 पे, कच्चा तेल 65 पे आ गया है। थोड़ा बहुत इसमें इफ्स एंड बट्स लग गए हैं लेकिन बहुत ज्यादा इस समय इंपैक्ट नहीं, अगर क्रूड कूल ऑफ रहा तो देखते हैं। खैर, ग्लोब का हैंडओवर बढ़िया है, पूरा ग्लोब इन ग्रीन लार्जली ट्रेड कर रहा है। हमारे अपना ट्रेड सेटअप अपफ्रंट कहा था कि एफआईएस का रुझान बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, तो आप डिटेल में समझ लेते हैं। कल ये लीजिए गिफ्ट निफ्टी एग्जैक्ट 26,000.00 आपकी स्क्रीन पे। कैसा लग रहा है सेटअप? बिल्कुल, उसका फोटो ले लीजिए एक बार। 26,000.00। देखिए, एफआईआईएस की सेलिंग है कैश में, 1100 करोड़ की सेलिंग है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम भी काफ़ी हाई थे कल एफआईआई के। डीआईएस की बाइंग है लेकिन करीब 3900 करोड़ की, और बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ध्यान रखिएगा। इसमें से एक बार आपको थोड़ा सा विचित्र दिखाई देगा क्योंकि वो मुहूर्त ट्रेडिंग दिन का है, इसके लिए उसको दरकिनार करिएगा। डीआईएस की लगातार रेगुलरली बाइंग है। अब आइए आप इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग पर, और ये अब देखिए किस तरीके से सुधर रही है। कितने समय के बाद एफआई की लॉन्ग पोजीशन 52,000 के पार है और शॉर्ट पोजीशन 1,75,000 के नीचे है। और चेंजेस देखिए, कल के चेंजेस देखिए आप, 10,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 13,000 शॉर्ट कम हुए हैं एफआईएस की तरफ से। क्लाइंट्स ने उल्टा किया, उन्होंने लॉन्ग अनवाइंड किया और शॉर्ट ऐड करे हैं। और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? कल कितनी बाइंग हुई इंडेक्स फ्यूचर्स में? 4,652 करोड़ की। मैंने क्रॉस चेक किया कि दोनों नंबर ठीक थे या नहीं थे। 4,652 करोड़ की इंडेक्स में और 8,140 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में। इस लेवल की कल बाइंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स में। 6 दिनों में एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स में 15,800 करोड़, जी हाँ 15,800 करोड़ की बाइंग हुई है 6 दिनों में। इस लेवल की कल आप देखें कुछ मूव था। एफआईएस की अगर इंडेक्स फ्यूचर्स बाइंग देखें तो करीब 3,000, निफ्टी फ्यूचर्स में 3,335 करोड़ की, और स्टॉक फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में करीब 1,231 करोड़ की। इस तरीके की बाइंग है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। टेबल में अब आपको एक रेड नहीं दिखाई देगा। इस लेवल की शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई है एफआईएस की,
और एक बार वापस एक बार इंडेक्स का तो हम देख चुके हैं, फटाफट दिखा देते हैं वापस। स्टॉक्स का दिखाइए। 83,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं कल स्टॉक फ्यूचर्स में और 42,000 शॉर्ट कवर हुए हैं। मतलब स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। इस तरीके का मूव रहा है। वो लॉन्ग शॉर्ट का ग्राफ अगर है तो ग्राफ दिखा दीजिए, वरना टेबल दिखा दीजिए। ग्राफ नहीं है आज, जिस दिन होना चाहिए उस दिन नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि 18 का 24 वो आपको एकदम से शार्प अपटिक दिखाता, हॉकी स्टिक बनती हुई दिखाई देती। कोई नहीं, टेबल देख लीजिए। टेबल में देखिए 19% से बढ़कर 24% पर आए हैं हम। वो जो 1,37,000 शॉर्ट थे वो घटकर 1,13,000 पर आ गए और 6 दिनों में FIs की 80,000 से ज़्यादा की शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। इस सीरीज़ में अब 3 दिन बाकी हैं। होपफुली भले ही FIs लॉन्ग ना जाएं, लेकिन मुझे लगा जो बाकी के शॉर्ट्स हैं वो शायद कवर ना करें, क्योंकि मार्केट में इस तरीके का मोमेंटम है। तो हो सकता है कि नवंबर सीरीज़ की शुरुआत तक हम ये नेट शॉर्ट जो है इनको कंप्लीटली वाइप आउट कर चुके होंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ 10 जुलाई के बाद का सबसे बेटर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है यहाँ पर। इंडिया विक्स 11.73 पर था। पुट कॉल रेशियो भी रीजनेबल है, 0.95 वर्सेस 1.08। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, वो जो सेबी का वो जो डेल्टा बेस फॉर्मूला था ना, वो काम कर रहा है आशीष। एक भी स्टॉक बैन में नहीं है। मतलब आप सोचिए, एक्सपायरी से 3 दिन पहले बैन में कोई स्टॉक नहीं है। इकलौता स्टॉक जो बैन में था सम्मान कैपिटल, वो भी बैन से बाहर आ गया। अब FNO बैन में आज की डेट में हम ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। ये है बढ़िया सा ट्रेड सेटअप। ये है वायदा में FIs की गजब की कल बाइंग, शॉर्ट्स कवर होते हुए, फ्रेश लॉन्ग्स ऐड होते हुए, समीकरण तो बढ़िया दिखाई पड़ रहे। ग्लोब का हैंडओवर भी बुरा नहीं है और कल की स्ट्रैटेजी भी बढ़िया थी। हमारे साथ जो राइड कर रहे थे कल सबने मुनाफा बांध लिया। अब फ्रेश अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी का? क्या टेक्सचर अभी भी ऐसा है कि गिरावट में, कंसोलिडेशन में खरीद के चलूं? मन कैसा बनाऊं? देखिए, अभी भी टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही है और जब तक आप 25,750, 25,800 के ऊपर बंद दे रहे हैं तब तक पोजिशनली अभी भी मैं ये कहूँगा कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में ही है। पहला रेजिस्टेंस है 26,100 से 26,150 कल का हाई, और ये ऑप्शन राइटर का जोन है। और उसके बाद तो हमारी जो बड़ी रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई पर आएगी 26,250 से 26,300 पर। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? पहला सपोर्ट मिलेगा 25,850 से 25,900 जो कि कल का लो था, और उसके बाद फिर बड़ा सपोर्ट था 25,800 से 25,850 जो कि ऑप्शंस का जोन है। खरीदारी का बेस्ट जोन होगा 25,850 से 25,900 का, और एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ 25,800 का। लग गया तो लग गया, बैड लक, लेकिन इतना स्टॉप लॉस तो आप रखेंगे सिस्टम में। और अगर 26,100 से 26,150, ये गलत हो गया, इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए जरा, ये प्रिंट, मतलब 26,100 से 26,150 ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये क्रॉस ना हो तो आपको फिर एक सेल करना होगा 26,200 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 26,100, 26,150 जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो क्रॉस ना हो तो 26,200 के स्टॉप के साथ आपको फिर एक सेल ट्रेड लेना होगा शायद। बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी का अप्रोच। देखते हैं शुरुआती ट्रेड में किस तरह के समीकरण रुझान बैठ रहा है, उसके बाद और डिटेल रणनीति पे उतरेंगे और फिर कमाई के मौके भी ढूंढ रहे होंगे। निफ्टी बैंक बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हो क्या रहा है, लेकिन अब इस निफ्टी बैंक एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इस इंडेक्स में करना क्या है? देखिए, कुछ समय के लिए निफ्टी बैंक से बचें, क्योंकि आप फंस जाएंगे बैंक निफ्टी में इस समय ट्रेड करने से। निफ्टी बैंक में ट्रेड करने के बजाय आप निफ्टी, अपनी खुद की बैंक निफ्टी बनाएं। खुद की बैंक निफ्टी मतलब एक्स ऑफ ICICI बैंक एंड HDFC बैंक। बाकी जितने बैंक है ना, उनकी बास्केट बनाएं, उसको ट्रेड कर लें, अपना खुद का एक बैंक निफ्टी बना दें बेसिकली। क्योंकि जब तक ये दो स्टॉक्स इस तरीके से रहेंगे तब तक थोड़ा सा टफ है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। देखिए, ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है बैंकों का, लेकिन मुनाफा वसूली आ रही है हायर लेवल पर। दिक्कत ये आ रही है, इवेंचुअली चलना ICICI बैंक और HDFC बैंक ने भी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि वीक स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स तो ये भी स्ट्रांग है, बट इस समय थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं लेवल्स बता देता हूँ, जो लोग लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, 57,500 से 57,700 ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत क्रूशल सपोर्ट है। मेरे ख्याल से ये अगर यहाँ तक आया तो बाइंग आएगी, और 58,500 से 58,700 प्रॉफिट बुकिंग के लिए बेस्ट जोन है अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो। हो गया निफ्टी बैंक के ये सारे की लेवल्स और डिस्कशन। अब लाइए जरा सा वो बिग स्टॉक्स का स्टिंग। एक हिंट तो जब आपने चार्ट GPT मेंशन करा था तब कह दिया था BEL पे आगे बातचीत करेंगे। आई एम अज्यूमिंग एक तो हुआ है, लेकिन कौन कौन से और क्यों हमारे रडार पे? बिल्कुल, देखिए आज सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं
डिफेंस स्टॉक्स की बात करूंगा क्योंकि BDL, BEL और मझगांव डॉक तीनों के लिए पॉजिटिव खबर है। 79,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद को मंजूरी मिली है। डिफेंस इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 8% दूर रह गया है। डिफेंस एज अ सेक्टर क्लियरली, देखिए जब हमारे नेबर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह महान नेबर्स हैं तो हमको डिफेंस पे तो खर्चा करना पड़ेगा, ये फैक्ट है। तो इस वजह से ये एक रीज़न है कि ये 3 स्टॉक्स को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मझगांव डॉक। वैसे बाकी भी हैं, गार्डन रीच वगैरह, लेकिन वो कैश के स्टॉक है तो उनको मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ। हिंडाल्को, नैल्को और वेदांता, ये 3 स्टॉक्स हैं जिनको हम ग्रीन में ले रहे हैं। आज एल्यूमिनियम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। LME एल्यूमिनियम प्राइस $2,850 के पार निकला है। एल्यूमिनियम सप्लाई में कमी आई है क्योंकि आइसलैंड के एक प्लांट है, वहाँ से एक अस्थायी तौर पर थोड़ा सा रुका है वहाँ से, और एल्कोआ का शेयर कल 12% ऊपर था। और ये एक रीज़न है कि मुझे लग रहा है आज एल्यूमिनियम स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी होनी चाहिए। इसके अलावा सिप्ला पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अब इशू क्या हो गया, लोग वेट कम करने के लिए मेहनत करने के बजाय दवाइयों का सहारा ले रहे हैं। तो लेकिन ये मार्केट बहुत बड़ी बन गई है, मैसिव मार्केट बन गई है ये आई थिंक पर्सनल स्टॉक काफ़ी चला भी था। आई थिंक कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन वो जो ओजेम्पिक के बाद अभी एक दूसरी दवाई है जिसके लिए उन्होंने करार किया है, यूरपिक, और उससे पहले उन्होंने मोन्जारो को लॉन्च किया था। ये बेसिकली ये जो GLP-1 मार्केट है ना, इसको GLP-1 मार्केट बोलते हैं। आज की डेट में अगर आप इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे, आधे से ज़्यादा रील आपको यही दिखाई देते हैं बेसिकली। तो ये 4 साल में $1 बिलियन की मार्केट हो जाएगी। बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, काफ़ी लोग बॉलीवुड में भी यूज़ कर रहे हैं, जिनके आप एकदम से वो देखते हैं ना, एकदम से मिरेकुलस वेट लॉस होता है वो। तो खैर एनीवे, तो इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा जो आज हमारे फोकस में है। ये इंटरेस्टिंग से बिग स्टॉक्स। पहले तो डिफेंस एज अ स्पेस, आगे उतरेंगे शो में, डिटेल में बातचीत करेंगे क्या DSE के प्रपोजल्स थे, क्या अप्रूवल्स आए। लेकिन BEL, BDL और मझगांव, साथ साथ एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टोरीज, हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता रखी रेडार पे, और सिप्ला उस नई ड्रग लॉन्च के लिए इन रेडार। वजन घटाने और टाइप 2 डायबिटीज की, एक्चुअल ड्रग तो टाइप 2 डायबिटीज की, वजन घटाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको भी रेडार पर रखेंगे। तो ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हो गए आज के बिग स्टॉक्स की कड़ी में। लाइए भाई, पैनल को रखिए स्क्रीन पे और बढ़िया सा पैनल रेडी। स्टिंग प्ले आउट करिए जरा टॉप कॉल्स। सेठ साहब, चलिए आपसे शुरुआत करता हूं। आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी आशीष जी। आज का मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा HL। आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। आज का मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का। अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक कंटिन्यूअसली हर बाजार में अपना एक लेवल्स मेंटेन कर रहा है। ओवरऑल यहाँ पे ब्रेकआउट हमने 412 से 413 में देखा था। जब निफ्टी करेक्ट हुआ तब भी आई थिंक इट हैड नॉट गिवन अप इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे अच्छी है। BEL बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 413 का और टारगेट्स रहेंगे 428 के। BEL बाय करें, ये हो गया अमित सेठ की पिक का। अब चलते हैं गाबा सर के पास। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए फ्राइडे मॉर्निंग की पिक। गुड मॉर्निंग। फ्राइडे मॉर्निंग का सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। फ्राइडे मॉर्निंग का पिक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसका सेटअप मुझे सही लगता है और कल के हिसाब से लगता है कि एक जो बेस बना हुआ कल का लो बहुत ही बढ़िया है। ट्रेड करा है करीब 580 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 576, 4 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 590 पॉसिबल है। LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस, गावा सर का आइडिया। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट लगातार अपने 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। कल रिकवरी में 10 and 20 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है स्टॉक ने। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक ट्यूब इन्वेस्टमेंट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 3174 3174 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है और 3275 3275 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। 3200 वाला 3200 के कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 44 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 85 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। चलिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये हुई मानस जी के पिक।
महाराज जी गुड मॉर्निंग। ये जैकेट कहाँ से लिया आपने? बहुत कसम बाय गॉड एकदम एमजे लग रहे हैं। बिल्कुल, आज मैं देख के मैं कहा कि यार ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है वैसे। बस ऐसे ही बहुत सारे कलर थे, ये कलर नहीं था मेरे पास, तो फिर मेरे को अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली एक शॉप के शोरूम में देखा मैंने, तो और यही सेम कॉम्बिनेशन था। हाँ, तो हाँ। फिर मैंने ले लिया। नहीं कॉम्बिनेशन अच्छा है एक्चुअली। इसका ना लोग इसका एक्चुअली उल्टा कॉम्बिनेशन पहनते हैं, पिंक शर्ट और थोड़ी सी ब्लूइश जैकेट। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से किया तो अच्छा लग रहा है एक्चुअली काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेश ट्रेड्स पूरी करते हैं। आशीष भैती जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, ऑयल इंडिया पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 4 दिनों से गिरावट थी और कल एक फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल देखने को मिला। स्टॉक में एक क्लीन 3 दिनों के जो लो हाइस थे उसको सरपास करते हुए देखने को मिल रहा है। और कल जो इसने क्लस्टर ब्रेक किया है वो अपना 20 एंड 200 EMA दोनों का एक जोन को रीटेक करता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे 410 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, 425 और 435 तक के टारगेट्स के लिए। ऑयल इंडिया रडार पे रखिए भाई। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड आइडिया भाई साहब। आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे ही रहेगी। कल हमने जिस तरह से इसमें शॉक कवरिंग देखी थी, आप देखो इन्फोसिस देखो, टीसीएस देखो, पर्सिस्टेंट देखो, हर सब जगह पे ओपन इंटरेस्ट में फॉल था, प्राइस अप था। तो लगता है कि टेक्नोलॉजी शुड बी ऑन अवर रडार। यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा। तो उसमें से फिलहाल अगर आप देखें तो आई थिंक टीसीएस का जिक्र अनुज जी ने किया, तो मैं इन्फोसिस को चूज करूंगा। इन्फोसिस इसलिए क्योंकि इसमें जो प्राइस पैटर्न है दैट्स अ डायमेट्रिक फॉर्मेशन, शॉर्ट कवरिंग है। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट आएगा वो 1540 1550, स्टॉप लॉस होगा 1490 का। इन्फोसिस, ये हो गए राजेश जी के पिक। चलिए आज के सारे टेक्निकल कॉल्स पूरे हुए, अब चलते हैं एक बढ़िया से फंडामेंटल आइडिया के लिए अहमदाबाद पार्थिव के पास। पार्थिव जी गुड मॉर्निंग। बताइए, इस संवत में आपसे पहली बार बात हो रही है, आपका पहला स्टॉक आइडिया इस संवत का। गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स, सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, आई थिंक मुझे लग रहा है कि जिस तरह से डिफेंस में कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट आ रही है और डिफेंस में भी जो शिप बिल्डिंग की जो थीम है, जहाँ पे गवर्नमेंट का सतत फोकस रहा है कि डेफिनेटली ये थीम और ये जो सेक्टर है उसको बढ़ावा दे। और टारगेट ऐसा है कि आने वाले 10 साल के अंदर इंडिया शुड बी इन द टॉप 10 शिप बिल्डिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड बाय 2047, जो काफी दूर की बात है, लेकिन द टारगेट इज टू बी द टॉप 3। तो उस लिहाज से कोचिन शिपयार्ड हमें अच्छा लग रहा है। देखिए, आई थिंक अगर 2016 से देखें तो कंपनी ने जो ड्राई डॉक की कैपेसिटीज है, जहाँ पे शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर दोनों होती है, वो उनकी जो फिक्स्ड एसेट थी करीबन 400 करोड़ के आसपास थी, जो उसको उन्होंने 3000 करोड़ के आसपास पहुंचाई है। तो पिछले साल में जो कैपेक्स किया था उसमें भारी कैपेक्स था ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का, और आने वाले 5 साल के अंदर कंपनी ने टारगेट दिया है कि 6000 से 8000 करोड़ का फर्दर कैपेक्स करेंगे। गोज टू शो कि जिस तरह की ऑर्डर विजिबिलिटी बन रही है, ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, लेकिन कंपनी इज वेल प्रिपेयर्ड कि आगे जाते जिस तरह से ऑर्डर मिल रहे हैं तो एग्जीक्यूशन बढ़ाने के लिए उनकी कैपेसिटी बढ़ाए। प्लस हम देख रहे हैं कि ग्लोबल प्लेयर्स जैसे हंडाई शिपिंग है, उनके साथ भी एक एमओयू किया है, जहां पे उनको काफी टेक्नोलॉजी, काफी ट्रेनिंग और काफी नई कैपेसिटी एक्सपैंड करने की क्षमता रहेगी। तो आई थिंक कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से बिजनेस को चला रहा है, बिकॉज मोर इम्पोर्टेंटली हमें लग रहा है कि 15% जो एनुअलाइज ग्रोथ है वो इजीली पेंसिलिंग कर सकते हैं आने वाले 5-10 साल के लिए। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑन अ ट्रेल बेसिस ये 42 के पी मल्टीपल पे, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ विजिबिलिटी है और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसको काफी प्रायोरिटी स्टेटस दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि चुनिंदा कंपनी है जैसे कोची शिपयार्ड जो डेफिनेटली आई थिंक आगे चलते बहुत अच्छा कर सकती है। हमें लग रहा है कि आने वाले 3-3.5 साल में ये कंपनी की इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल रिटर्न्स डबल होने की क्षमता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे रुचि ले, और मेरा ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं कि पूरी बाइंग आज ही करे। आई थिंक 1300 से 1700 की रेंज है जहाँ पे ये स्टॉक काफी टाइम पर कंसोलिडेट होता है, तो लोअर रेंजेस पे भी बाय करें। कोचिन शिपयार्ड गिरावट में भी खरीदारी करते चले। चलिए आज के टॉप कॉल्स का रिकैप कर दिया जाए। सेठ साहब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल पे दाव लगा रहे हैं, 413 के स्टॉप के साथ खरीदिए। तो गावा सर कह रहे हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बाय है 576 के स्टॉप के साथ।